जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको एलसीएम ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बताया था। अगर मैं आपको एक भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने की विधि बताने जाता हूं तो उसके लिए आपको महत्तम समापवर्तक अर्थात जिसे हम इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं वह आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें महत्तम समापवर्तक भी हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो आज की इस सेशन में मैं आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कुछ विधियां बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यदि हम परिभाषा के अनुसार देखें तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा यह होती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो सकें। या फिर हम एक सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि वह संख्या जो सभी में हो तथा सबसे बड़ी हो, अर्थात जो सभी में हो और सबसे बड़ी हो उस संख्या को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यदि हम इसको परिभाषा के अनुसार देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं 12 या 18। अब 12 या 18 का यदि हमें महत्तम निकालना है तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि इन दो संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो यदि हम देखें तो 2, 3, 4, 6 ये ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेंगी। यहाँ पास 4 ऐसी संख्या है जो 18 को विभाजित नहीं करेगी, तो हम यहाँ पास 4 नहीं लेंगे। अब इसमें से हम देखेंगे कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, तो हम देख सकते हैं कि 6 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। इसके बाद अगर 6 के बाद आप देखेंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित कर सके, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक हमारा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो मैं आपको कुछ विधियां बताता हूं जो कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि 5वीं या 6वीं में आपने पढ़ा ही होगा, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का भी उपयोग करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उस विधि से हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या 221 है और 622 है। अब इसका हमें लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसका महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसको भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें बड़ी संख्या को यहाँ पास भाजक मान लेना है, भाज्य मान लेना है। उसके बाद जो छोटी संख्या होती है उसे भाजक मान लेना है। तो यहाँ पास छोटी संख्या 221 है। अब इसको हमें भाग देते जाना है। तो यदि हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 221 दूना 442 हो जाएगा। और 2 से तिहाई यदि आप 3 में जाएं तो 22 तिहाई 66 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास 2 बार इसका गुणा करेंगे तो 442 हो जाएगा। तो 221 दूना 442 हो गया। अब इसको हम घटा लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब ये जो शेष फल बचा है इसे हमें भाजक मानना है, और जो यहाँ पास भाजक था उसे हमें भाज्य मानना है। तो इस प्रकार से अब हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे और यहाँ पास 221 लिख देते हैं। अब 221 लिखने के बाद 180 में यदि हम 221 का भाग देते हैं तो 18, यदि हम किसी का गुणा करते हैं तो इस 18 को यदि हम गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36 हो जाता है, अर्थात 180 दूना 360 हो जाएगा। तो इसको हमारा भाग जो है एक ही बार जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे। अब हम इसको फिर से घटा लेंगे तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 हो जाएगा, अर्थात 41 हो जाएगा। 41। अब हम इसको 180 से फिर से 180 को यहाँ पास भाज्य मान लेंगे और 41 को भाजक मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आता है। तो यदि हम देखें तो 41 का पहाड़ा यदि आप 4 बार पढ़ते हैं तो 41 चको 164 हो जाता है। और यदि आप 5 बार पढ़ेंगे तो इसका पहाड़ा आप 4 पंचे 20 और 1 पंचे 5 ऐसा 205 हो जाएगा, जो कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसका पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे तो 164 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो यहाँ पास 6 आ जाएगा और यहाँ पास 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास भाज्य 41 को लेंगे और भाजक 16 को मानेंगे।
16 से इसका भाग देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास शेष फल 9 बचता है। 9 को हम जब भाजक मानेंगे और 16 को भाज्य मानेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा और हमारे पास शेष फल 7 बच जाता है। अब इस प्रकार से हम यहाँ 9 लिख देंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा और 2 बच जाता है। अब हम 2 को भाजक मानेंगे और 7 को भाज्य मानेंगे तो 2 3 6 हो जाता है। अंतिम में हमारे पास शेष फल 1 बचता है और यहाँ पर इसको हम 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाता है। तो 2 दूनी 1 दूनी 2 हो जाता है और यहाँ अंततः शेष फल 0 बचता है। तो इस प्रकार से हमें बड़ी संख्याओं का करना है और तब तक हमें करते जाना है जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए और उस स्थिति में हमारा जो भाजक होता है वही हमारा उत्तर होता है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा उत्तर होता है, अर्थात 221 और 622 का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। तो यह तो वो बचपन वाली विधि हो गई। यह 5वीं 6वीं में आप सभी ने इस विधि को सीखा होगा। तो इस विधि से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक समय लग जाता है। तो मैं आपको ऐसी विधियां बताऊंगा जिससे कि आपको समय की बहुत बचत होगी। तो आपको इस विधि से कम करने का प्रयास करना है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक अन्य विधि जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं, इस विधि से भी हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि को मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार से हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 24 व 36 है। अब 24 व 36 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सामान्यतः यदि आप देखें तो इसका महत्तम समापवर्तक ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। तो इसके लिए यदि आप देखें तो 12 ऐसी संख्या है जो 12 दूनी 24 और 12 3 36 अर्थात 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सके। तो हम इसको गुणनखंड विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम 24 के फैक्टर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो 24 के यदि हम फैक्टर ज्ञात करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 होता है। इसी प्रकार से यदि हम 36 का ज्ञात करें तो 2 दूनी 4 3 12 और 3 36 होता है। इस प्रकार से आप इनके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो इसको लिए मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से आप 24 लिख लीजिए और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, तो फिर 12 बचेगा, 2 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 2 हो जाएगा 3 बचेगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके फैक्टर आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप 36 का निकालना चाहें तो 2 18 2 9 ये 3 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसके भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 24 और 36 के फैक्टर हमें यहाँ पास ज्ञात हैं। अब जैसे कि परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास हमें उन संख्याओं को लेना है जो सभी में हो और सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पास यदि हम 24 में देखें तो 24 में 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 है और 36 में यदि हम देखें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है। तो इसमें हमें इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों में विद्यमान है। तो यहाँ पास 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और इसको 3 की पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार से 2 की पावर 2 यहाँ पास 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें ज़्यादा घात लगी हुई है। तो यहाँ पास 2 की घात 2 लगी हुई है और यहाँ पास भी 2 की घात 2 लगी हुई है। अर्थात हमें इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो 2 की घात 2 यहाँ पास लिख लेंगे। अब गुणे में इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पास 3 की घात 1 और यहाँ पास भी 3 की घात 1 है। अब हमें पास 2 की घात 1 और 3 की घात 1 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पास हम 3 की घात 1 और 3 की घात 1 दोनों में है। इस प्रकार से हम 3 की घात 1 लिख देंगे तो 2 की घात अर्थात 2 का वर्ग आपको ज्ञात होगा 4 होता है और 3 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 3 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 24 व 36 का महत्तम समापवर्तक 12 ज्ञात कर सकते हैं। तो इस गुणनखंड विधि से भी आपको ज़्यादा समय लग रहा होगा। यह अब मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत कम से कम समय लगेगा और बड़ी से बड़ी संख्याओं में आप उस विधि को अपना सकते हैं। जैसे कि ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, इन छोटी छोटी संख्याओं को
आप सामान्यतः भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको एलसीएम बता रहा था, अर्थात भिन्नों का एलसीएम हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 3/5, 8/9 और 7/8। अब इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि अभी हमें नहीं ज्ञात है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 3, 8 व 7 का एलसीएम यदि हम देखें, तो जैसा कल मैंने आपको बताया था, हमें पहले सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में वह संख्या आ सकती है। तो अब हम देखें तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार से यदि हम अभाज्य संख्या देखें तो यहाँ पास 7 है और यहाँ पास 3 है। तो इन दोनों का यदि हम कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो दोनों अभाज्य हैं और दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पास इसका 21 जरूर हो जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम यदि आप निकालेंगे तो 21 हो जाएगा। अब हम यह देखते हैं कि 8 और 21 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में आ सकती है। तो यदि आप देखें तो 21 अट्ठे 168 होता है, और तो इस 168 को यदि आप 8 से देखें तो 8 दूनी 16 और 8 एक्का 8, अर्थात 21 अट्ठे 168 हो जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि यह अभाज्य संख्या है और यह भाज्य संख्या है, ये सॉरी दोस्तों, क्योंकि यह विषम संख्या और यह सम संख्या है, तो इनमें लगभग ऐसी ही कोई संख्या होगी जो कि इन दोनों को आपस में गुणा करने से ही आएगी। तो इस प्रकार से इन तीनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो 168 आ जाता है। अब उसके बाद हमें जो हर में संख्या होती है, अच्छा जो नीचे संख्या होती है, उनका एचसीएफ निकालना होता है। तो 5, 9 और 8 का यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पास अभाज्य संख्या लगी हुई है। तो जब हमें कोई अभाज्य संख्या दी हुई होती है तो उनका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो आप यदि आप देखना भी चाहें तो कोई ऐसी एक से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो इन तीनों को विभाज्य कर सके। तो इस प्रकार से 3, 8 और 7 और 3/5, 8/9 और 7/8 का यदि आप एलसीएम देखें तो हमें हर में 168 ज्ञात हुआ है, और दोस्तों अंश में 168 और हर में 1 ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार से 3/5, 8/9 और 7/8 का एलसीएम 168/1 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भिन्न का भी लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। इसी के विपरीत यदि आपको महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो मान लीजिए कि हमें किस प्रकार से करना होगा। तो यदि हम 3/5 फिर 8/9 और 7/8 इसका यदि हम एचसीएफ निकालें तो इसका हम विपरीत कर देते हैं। इसमें हम अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। अंश वाली संख्याओं में 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। और 5, 9 और 8 में यदि आप इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालने जाएंगे तो इन दोनों, चूंकि यह तो अभाज्य संख्या है और यह विषम संख्या है, तो इसका आपस में कोई ऐसा नहीं है जो कि कॉमन निकल सकते। तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा। 8 और 45 में अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो हम कॉमन ले सकें, तो इसलिए 8 और 45 का आपस में गुणा करने से हमें एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 चौको 32, 4 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अंश में इन सबके एचसीएफ के लिए अंश में 1 ज्ञात हुआ और हर में 360 ज्ञात हुआ, अर्थात 3/5, 8/9 और 7/8 का एचसीएफ 1/360 हुआ और एलसीएम 168/1 हुआ। तो इस प्रकार से आप भिन्नों का भी लघुत्तम और महत्तम निकाल सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा, यदि आप लघुत्तम निकालते हैं तो ऊपर वाली अर्थात अंश की संख्याओं का लघुत्तम और हर की संख्याओं का महत्तम निकालना है, और यदि आप महत्तम निकालते हैं तो ऊपर अर्थात अंश की संख्याओं का महत्तम निकालना है और नीचे अर्थात हर की संख्याओं का लघुत्तम निकालना होगा। अब कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम उन संख्याओं का लघुत्तम या महत्तम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जिनमें कि हमें घात लगी हुई दी हुई रहती है और बड़ी बड़ी घातें दी हुई होती हैं, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। खास करके राज्य स्तरीय जैसे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि हो गए, इनमें पूछे जाते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।